दोस्तों, आप कोकनी माउंटेन चैनल पे जर्नल ऑफ कोकन सीरीज़ का एक एपिसोड, खास एपिसोड देख रहे हैं और यकीनन आप इस एपिसोड हमारी बातचीत से इंस्पायर होंगे। और हमारे ख़ास जो मेहमान हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल इंसान हैं, उनसे कुछ सीखेंगे, उनसे कुछ समझेंगे, कुछ उनसे बातें करेंगे और यकीनन उन बातों से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपने इस एपिसोड को कंप्लीट देखना है। जो बातें अच्छी लगी आपने कमेंट में लिखना है और अपने दोस्तों, रिश्तेदार को और ख़ासकर नौजवानों तक शकील साहब का जो पैगाम होगा उसको पहुंचाना है। तो शकील साहब, कोकनी माउंटेन चैनल पे आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शकील साहब एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत ही मतलब इनसे सीखने की चीज़ें, तो उनसे सबसे पहले मैं शकील साहब आपको कहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी उम्र क्या है और आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मेरी पैदाइश रत्नागिरी के सिटी में स्वास्तिक हॉस्पिटल, रत्नागिरी स्टैंड के सामने जो चौहान हॉस्पिटल बोला जाता है, 73 की जी। और अभी मैं 50 कंप्लीट हूँ, 51 मेरा रनिंग है अभी जी। इंशाल्लाह दिसंबर में 51 भी कंप्लीट हो जाएगा। गोल्डन जुबली हो चुकी? हाँ, गोल्डन जुबली हो चुकी है और टाइम बहुत फास्ट जाता है। जी जी जी। टाइम रुकता नहीं है, टाइम बहुत फास्ट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी तालीम इधर ही हो गई, शिरकिया स्कूल रत्नागिरी मालनाका, 10th तक किया। फिर 10th में मैं फेल हो गया, तो फिर मैं एग्ज़ाम देके मैं दुबई गया। फिर मेरे को रिजल्ट पता चला कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ। मुझे मालूम भी था मैं फ़ेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। हाँ। सबसे डम बच्चा अगर क्लास में होगा तो वो मैं था। जी। और टीचर बोलने कि इसका कुछ होएगा नहीं, ये ज़िंदगी में मालूम नहीं क्या करेगा। लेकिन अच्छा है कि टीचर ने ऐसा बोले तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बना। जी। तो आज जो भी है मैं अपने मेहनत पे हूँ और मैं लोगों को यही बोलूँगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए, तो जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो 12th फेल कुछ एक फ़िल्म आई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फेल हो जाएं और फिर आगे नहीं बढ़े, कोशिश करते रहना है, अटैम्प्ट करते रहना है। लेकिन बीइंग अ टीचर में रहा तो जो स्टूडेंट शुरू में या बचपन में थोड़ा उनका ग्रैस्पिंग पावर अगर कम होता है या हमको लगता है ये थोड़ा स्टडी में इतना फेयर नहीं है, लेकिन वही बच्चे ज़िंदगी में कुछ कमाल कर दिखाते हैं। इनका कमाल भी है, इन्हीं से बातचीत के ज़रिए, इन्हीं से ज़रिए इनकी ज़बानी निकलवाएंगे जिससे आप इंस्पायर होंगे। तो शकील साहब, आपका एक्चुअली नेटिव विलेज कौन सा है? मेरा नेटिव विलेज संगमेश्वर तालुका में कोड्यूरे में। जी। जहाँ पे मदरसा भी है? जी हाँ बिल्कुल भी, और मदरसा भी है और अच्छे 1000 बच्चे से भी ऊपर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी फ्री का। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो गांव की मतलब मदरसे की वजह से भी गांव का बड़ा ये है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी माशाल्लाह। कुछ रोजगार भी मिले लोगों को उधर, वहाँ से रोजगार भी लोगों को मिला। लोगों को रोजगार भी मिले, मदरसा आ गया तो उसको रोजगार मिल गए। जी जी। सलून चल रहे, होटल चल रहे, फिर वो कोई भी रिलीजन का हो जाए, हाँ। रिक्शा वाले के चल रहे, जी, तो व्यवसाय ऐसा ही बढ़ता है। जी जी जी। अच्छा शकील साहब, चलो एजुकेशन की बातें हुई, फिर आपने कहा कि आप दुबई चले गए एग्ज़ाम देकर। तो दुबई में क्यों गए? जिस तरह से कोकनी बच्चे जो पासपोर्ट बनाए और निकल लिए, जो भी काम मिला वो कर लिए, या पहले से आपका दुबई से कुछ ये था? नहीं, हमारे वालिद साहब थे। अच्छा, वालिद साहब आपके पहले से हमारे दुबई में थे और हम बचपन से स्कूल की जब छुट्टी गिरती थी तो हम लोग दुबई जाते थे। जी। 1 महीना 1.5 महीना जैसी छुट्टी जैसी थी वैसे हम जाते थे और फिर वापस आते थे। वेकेशन में वहाँ जाते? वेकेशन में हम लोग उधर ही थे। जी माशाल्लाह। फिर वो 10 के बाद फिर मैं वापस नहीं आया, ऑलमोस्ट 6 साल में इधर नहीं आया। जी माशाल्लाह। इंडिया में 6 साल में मैं काफ़ी मेहनत किया उधर, और मैं मतलब कुछ बन के मैं रत्नागिरी में पाँव डालूंगा। तो मैं 6 साल के बाद मैंने रत्नागिरी में कुछ बना। मैं उसके बाद मैं आया इधर। फिर मैं 20 दिन था तो देखा तो रत्नागिरी हमारी जैसी है वैसी है। हाँ। मैं 1 महीने के लिए आया, मैं उसके पहले ही चला गया। निकल लिए थे। अच्छा ये बताए कि वहाँ पे आपके डैडी क्या करते थे?
प्रॉपर्टी का काम था। वालिद साहब का नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। तो अब्बा का प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तो यहाँ पहले अब्बा क्या करते थे? मेरे अब्बा इधर पहले एसटी में कंडक्टर थे। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी का कंडक्टर यहाँ थे, फिर यहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ चले गए। जी जी जी। और वहाँ पे भी जो किया तो माशाल्लाह प्रॉपर्टी वाला डीलिंग में तो अच्छा ही मतलब रहता है। तो आप वहाँ जाने के बाद फिर आपने अब्बा के बिजनेस को ज्वाइन किया? नहीं नहीं, मैं अपना खुद का मैं एक्चुअली एक कंपनी में 1 महीना काम किया, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में। एडवर्टाइजिंग कंपनी? वो स्क्रीन प्रिंटिंग का जॉब करते थे जी। तो मैं 1 महीने में बहुत कुछ सीखा उधर। अच्छा। बोले मैं खुद कर सकता हूँ जी। फिर मैंने अपना खुद का चालू किया। हाँ। और फिर मैं खुद रेप्रोमास्टर चलाना सीखा और फिर उसको स्क्रीन कैसा बनाने का, उसकी डाई कैसे बनाने की, फिर उसके अंदर कलर कैसा करने का, तो मैं स्क्वीज़ करने का वो स्क्रीन और मग्स बनाने का, पेन के अंदर में डाई मारने का, फिर वॉच के ऊपर। तो मुझे अच्छे मैं कंपनी से बिजनेस मिलता था। जब ये न्यू ईयर रहता था तो उसके पहला हम लोग का सीज़न जैसे जुलाई अगस्त से चालू हो जाता था। जी जी जी। तो माशाल्लाह मैंने अच्छा कमाया उसमें। फिर मैंने प्रॉपर्टी में हाथ डाला तो माशाल्लाह मैंने प्रॉपर्टी में अच्छा कमाया। माशाल्लाह। मैं थोड़ा शकील भाई, जैसे शकील भाई के अब्बा के बिज़नेस को ज्वाइन करके साथ में वही ख़ानदानी बिज़नेस चला सकते थे। शकील भाई ने जिस जगह पे जॉब किया 1 महीना, और जो स्कूल में बच्चा खुद ही उन्होंने कबूल किया मुझ जैसा डम बच्चा, तो ग्रास्पिंग पावर देखिए कि वहाँ 1 महीने में उस बिज़नेस को समझ लिए और ख़ुद का बिज़नेस शुरू किए। तिजारत सुन्नत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिजारत के बारे में कहा कि 10 गुना बरकतें हैं। आप खुद ही सेट होते हो, छोटा बोलो बिजनेस में बड़ा हो। शायद आप कुछ कह रहे थे, बिजनेस की बात निकली तो। मैं ये कह रहा था कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चाहिए। हाई चाहिए, और यस, जिद्द बनना चाहिए, जिद चाहिए। हाँ। कि मैं ये कर सकता हूँ। जी जी। तो इंसान करेगा। जी जी। आपको सर अभी मैं थोड़ा सा लिबर्टी दे रहा हूँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि कुकनी में आप अच्छी बात करते हैं, यहीं पैदाइश हुई है, गाँव से आपका अटैचमेंट है, तो कुकनी में भी अगर बीच बीच में थोड़ा किए तो चलता। हमारी ऑडियंस कुकनी, उर्दू, मराठी सब अपने लैंग्वेज को समझने वाले माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं। तो आपका जो अपना ओन बिजनेस जो शुरू किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी खुद की शुरू की, किस नाम से शुरू की थी? शकील एडवर्टाइजिंग। शकील एडवर्टाइजिंग। तो अभी भी कंपनी है या कुछ और का? नहीं, फिर वो मैंने कंपनी बंद कर दिया। फिर अच्छा। मैंने वो प्रॉपर्टी का काम चालू किया। फिर मैंने प्रॉपर्टी मतलब किया, उसके बीच में मैंने टेक्सटाइल का काम चालू किया। फिर हम लोग टेक्सटाइल का दुकान डाले, रिटेल आउटलेट डाले। हाँ। जैसे उसमें हम लोग टेक्सटाइल भी बेच रहे थे और टेलरिंग भी कर रहे थे। जी। फिर हम लोग ने उसमें यूनिफॉर्म का काम भी चालू किए। तो हम लोग सब ज़्यादा करके सब 5 स्टार होटल्स के मैं यूनिफॉर्म्स कर रहा था, जो वहाँ के स्टाफ का जो जितने भी बड़े होटल्स है दुबई के अंदर। हाँ। उसका मैं बिजनेस क्रैप करता था। और मेरा एक खासियत था कि मैं किसी से डरता था नहीं। जी। किधर भी एंट्री मारता था। जी। डेफिनेटली अपॉइंटमेंट लेके रहता था। और हाँ। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं 10 बार जाता था, नॉक करता था। जब तक मेरे को वो एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर या परचेज ऑफिसर मुझे काम नहीं देता था, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता था। मैं हाथ धो के उसके पीछे लगता था। तो नहीं, मेरे को चाहिए। माफ़ करना, थोड़ी सी मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं मजाक करना चाहूँगा आणि कोकणी बनिया कहूँगा आपको, छोड़ता नहीं धंधे में, है ना? कसं असते माहिती आहे, जिद्दीपणा पाहिजे आणि तुमला काय अचीव करूचं आहे, तुमला धंदा हवाय, तुमला त्याची दारात जाऊन त्याच्याजवळ जसं भिकारी कसं भीक मागते तसा तुम्हाला जाऊचा आहे। यस यस। तर समोरवाल्याला पण वाटते की नाही वाकई मी याला जरूरत आहे म्हणून हे इतक्यांदा येत आहे। अच्छा, जे ड्रेसेस थोडाचे इथल्या इंडियाशी रेडीमेड जायचे तिथे बनवायचे कपडे? नाही, आम्ही लोक मेजरमेंट घेऊन आम्ही लोक टेक्सटाईल इंडियाशी आणि चायनाशी मागवतो आणि काय लोकल परचेस पण करतो आणि कटिंग करून आम्ही लोक बनवून त्यांना स्टिच करून देत होतो। आणि म्हणजे आपल्या कंट्रीला पण तुम्ही फायनान्शियल इंडियात सपोर्ट मिळत होतो, इथून कपडा गेला की त्यातलं जे हे होते ट्रान्झॅक्शन ते मिळायचं। माशाल्लाह। अच्छा सर, थोडासा मी पर्सनली विचारायचं आहे, तुमची फॅमिली बॅकग्राऊंड थोडासा बद्दल सांगा, बायको पोरा भरावा ह्यांच्याबद्दल थोडा। मी शादी 1999ला केली। जी। त्याच्यानंतर माशाल्लाह मला 3 पोरगे 1 पोरगी आहेत। जी जी। तर माझं 1 नंबर पोरगो ऑलमोस्ट 24 आहे काही। माशाल्लाह। माझा बिझनेस हँडल करतोय आणि 2 नंबर आता लंडनशी आलोय बायोमेडिकल करून। जी। पोरगी फॅशन डिझायनरचा 3rd इयरला आहे आणि छोटं तर 12thला आहे। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तालानी माशाल्लाह
चुकट बायको दिला जी माशाल्लाह पोरा दिला जी. पण अनफॉर्च्युनेटली एक अशी ट्रॅजेडी झाली माझ्यासोबत की 2009 मध्ये जी. ऑल ऑफ सडन माझ्या वाईफचा डेथ झाला. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि शी राजिऊन. पास्ट अवे, ची इंतकाल हुई थी. जी 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 जी. और फिर 2009 से फिर मेरा थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ बढ़ गई. गई बच्चों की वाला. तो मुझे याद है कि उनका इंतकाल मैंने उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इधर भेजा था बॉम्बे में तारदेव भाटी हॉस्पिटल में. उनका इंतकाल हो गया उधर 15 नवंबर 2009 में. जी फिर उसके बाद मैं उनकी डेड बॉडी रत्नागिरी लेके आया. फिर रत्नागिरी से मैं कोंडीरा लेके गया और फिर मेरे ससुरे तीसरे दिन बोलते कि आप बच्चे लोग को हमारे पास दो, जी. हम संभालेंगे. हम बोले नहीं, ये मेरे बच्चे आप क्यों संभालेंगे, मैं संभालूंगा. हाँ और मैं चौथे दिन दुबई निकल गया बच्चे लोग को लेके. जी. और फिर मैंने आज तक उनको मैं संभाल रहा हूँ. जी, और बिल्कुल. मुझे एक मालूम है कि माँ का रोल क्या होता है. जी बिल्कुल. हाँ माँ का रोल ऐसा है कि मैं जितने लफ्ज़ बोलूँगा जी उतने कम है. इतना भारी रोल है. एक अपने को लगता है कि एक घर के अंदर एक औरत कुछ नहीं करती और हम बाहर से आके फिर औरत को बोलते हैं तेरे को क्या मालूम है कितना स्ट्रेस है, मेरे को कितना टेंशन है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमारे से टेंशन ज़्यादा है. जी ये मुझे भी समझ में आया जब मेरी बेगम इंतकाल हो गई. जी जी जी. जिम्मेदारी होती है. बहुत सर मैं थोड़ा सा भारी रोल है. एक बच्चे का पैम्पर्स निकालना, जी, उसको जी. साफ करना, उसका उतना स्मेल लेना हाँ. इतना आसान नहीं है. उसका सुबह ब्रेकफास्ट देना है बच्चे का, फिर उनको तैयार करके स्कूल भेजना है, फिर उनका दोपहर का लंच करना है, फिर बच्चे लोग आएंगे, फिर चाय, फिर उनका स्टडीज़ और फिर रात का डिनर. आई सैल्यूट ऑल मदर्स. यस यस. सर हम दुआ करते हैं अल्लाह आपकी मरहूम मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए. उनकी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे और आपको और आपके बच्चों को सब्र दिला दे. अपनी दुआओं में ज़रूर उनको आप भी हमेशा याद करते रहें. जी. तो बहुत सुन के अफसोस हुआ कि आपने अपनी तिजारत को भी संभाला और मिसेस के इंतकाल के बाद बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाली. तो ये भी बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशनल चीज़ें हैं. तो मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ जितने भी हस्बैंड्स हैं जी कि अपने घर पे आने के बाद अपना गुस्सा दरवाजे के बाहर छोड़ो, अंदर जाके सलाम करके जी, उसको हक वापस. करो, उसको हाँ. किस करो, हाँ. उसको पैम्पर करो. यस यस. औरत को क्या चाहिए, एक आपकी प्यार सी मुस्कुराहट जी, चाहिए, बिल्कुल. एडमायरेशन चाहिए. तो वो भी ज़रूरी है. मिलजुल कर रहें. देखिए ये भी पर्सनल लाइफ भी सर ने शेयर की और उसमें भी कुछ हमें सीखने और समझने का मौका मिला. सर फिलहाल आपके बिज़नेस कहाँ हैं और कौन कौन से बिज़नेस है अभी? मेरा बिजनेस अभी रत्नागिरी में साउंड पैलेस होटल है. जी ये मेरा एक कैटर्स है. जी और दुबई के अंदर वही प्रॉपर्टी और टेक्सटाइल का बिजनेस है. जी माशाल्लाह. तो दुबई और इंडिया हमेशा आपका आना जाना रहता है. जी बिल्कुल. सर ये साउंड पैलेस होटल जो बनाने के पीछे मतलब क्या असबाब थे आपके? ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. अच्छा. मैं बोला ना मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ. जी हम अभी मैं 1960 और 70 के बीच में जा रहा हूँ कि हमारा एक होटल था ग्रैंड होटल रत्नागिरी फिश मार्केट के पास. अच्छा. और वो प्रॉपर्टी रेंट पे थी. उधर 12 रूम्स थे, नीचे रेस्टोरेंट था और मेरे दादाजी चलाने के हो और 4.5 साल अच्छा चल रहा था. एक दिन मालिक आया और बोला कि ये आप खाली करो, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए. कुछ लोग रहते ना जो हाँ. पिंच करते. और बिजनेस चलता है तो फिर तो वो पिंच हो गया. मालिक थोड़ा सा बैठ गया और फिर उसने बोला खाली करने के लिए. तो फिर मेरे दादाजी ने 1 महीने में खाली किया. तो एक बात चलती थी, ट्रेंड चलता था कि ऐसा ऐसा होटल था. आज हमारा वो होटल रहता था तो हमारा खुद का होटल रहता था रत्नागिरी के अंदर. तो मैं तो बॉर्न भी नहीं हो गया था क्योंकि मैं 73 बॉर्न है. फिर मैं ये सुनने का घर में बॉर्न होने के बाद तो मैं बोला मेरे पास जब भी पैसे आएंगे तो मैं ऐसा होटल बनाऊंगा रत्नागिरी में कि लोग देखेंगे. जी तो मैंने ये साउंड पैलेस होटल बनाया. शाहजहां ने मुमताज़ के लिए 22 साल लिया, मैंने ये होटल बनाने के लिए 14 साल लिया. माशाल्लाह. जी 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 जी. तो अभी सर मैं ये पूछूंगा आपको कि आपका सोशल कंट्रीब्यूशन कुछ रहा है? देखो मुझे बताना नहीं है कि मैंने सोशल क्या किया है. हाँ. वो बता के मेरे को वो सब स्टार नहीं चाहिए. जी. मुझे स्टार चाहिए जब भी मुझे कफन कर डालेंगे, मेरे को दफन करेंगे जी तभी मुझे स्टार चाहिए. ये जी. स्टार का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है. तो हाँ. मैंने काफ़ी कुछ सोशल किया है. जैसे गांव में मस्जिद भी बनाया हूँ. जी. काफ़ी बच्चे लोग को काफ़ी शानदार मस्जिद आपकी हाँ, कंट्रीब्यूट की. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
तो मैंने काफ़ी सोशल किया है, लेकिन नौजवान को जॉब भी देती है, नौजवान को जॉब बिल्कुल। तो सोशल में मेरा काम चलते ही रहता है और मैं करते रहता हूँ, जिधर तक मैं पहुँच सकता मैं उतना पहुँचता हूँ। जी जी माशाल्लाह। लेकिन मेरी एक आदत है कि मुझे वो बताना दिखावा नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। हाँ हाँ जी, अभी मैं उस पर आने वाला हूँ, वो आपका आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, उस वक्त थोड़ा मैं आपको काफ़ी छेड़ूंगा। अब ये बताइए कि आप एक कम्युनिटी से क्या उम्मीद रखते हैं, या कम्युनिटी के लिए आज के हालात में किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहला एजुकेशन। मैं खुद नहीं एजुकेशन लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख में बच्चे को पढ़ाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि आगे चल के इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है हाँ। कि वो आपको समझने के लिए आपको पढ़ना है। जी तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से थोड़ा उनको जी हाँ दूर रखो। स्पेशली जब बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो 2-4 महीने के होते हैं, तो खुद को ऑक्यूपाइड करने के लिए, खुद को मोबाइल पे रहने के लिए बच्चे लोग को कार्टून लगा के वो मोबाइल हाथ में देते हैं। हाँ। इससे क्या होएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल बच्चे के ऊपर तकलीफ हो जाएगी। जी। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट 7 साल तक तो बच्चे को कोई भी गैजेट नहीं चाहिए हाथ में, कोई भी मोबाइल नहीं चाहिए। और उससे क्या होगा कि वो बहुत संभाल सकते हैं, आप बहुत मैच्योर्ड हो सकते हैं। जी। इससे फिर उनको आदत पड़ जाएगी और फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा और ज़्यादा करके वो फिर वो मोबाइल पे रहेंगे। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन को कि प्लीज़ आप पढ़िए, आप कुछ बनो। जैसे अगर आपको 10th में परसेंटेज भी कम मिलते हैं तो आपके पास कोर्सेज है, आप एसी मैकेनिक बनो या फिटर का कोर्स करो या इलेक्ट्रिशियन का करो या प्लम्बिंग का करो या टेलरिंग कोर्स करो। देखो ये इसमें पैसा है। हाँ। अपने को लगता है कि ये छोटे जॉब्स है, लेकिन आज अगर तुम बाजार के अंदर प्लम्बर भी लाने जाते हो तो 1000 रुपया मांगता है, बिल्कुल मिनिमम 700 रुपया तो मांगता है बराबर। आज आपको देखो टेलर नहीं मिलते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी में पढ़ने का मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी बने, अपने अपनी शौक और हॉबीज़ और एबिलिटी के हिसाब से पढ़ें। आज अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, सस्ता और अच्छा इलाज होना चाहिए, उन चीज़ों की भी ज़रूरत है जिसका तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कोकन का कोई भी कास्ट का वो आदमी रहने दो, कोई भी रिलीजियस का आदमी रहने दो, मैं चाहता हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने का कि इसमें हम लोग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये बहुत ज़रूरत है अभी कोकन के अंदर। जी। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम है कि खर्चे बढ़ गए, आमदनी कम हो रही है। देखो आज एक बच्चे के ऊपर आप 10 लाख रुपए खर्चा करते हो, लेकिन 10,000 की नौकरी नहीं है। ये हालात है। तो अपने को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है और उस प्लेटफॉर्म पे हमको यूनिटी करना है। यूनिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। अगर हम लोग ने यूनिटी की है, अपने लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने अगर एक सैलरी भी निकाले ना, जितने भी कोकन के लोग हैं जी, तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपना कारोबार, अपना हॉस्पिटल, अपने कॉलेजेस खुद चला सकते हैं, अपने बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल, हाँ सही है, बिल्कुल। आज तुम देखा जाएगा तो रायगढ़ से लेके रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग, हाँ, कितना बड़ा पट्टा है जी। मैं तो चाहता हूँ कि एक सैलरी भी निकालेंगे सब लोग मिलके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, अच्छी सैलरी। कोकन एक फॉरेन बना सकते हैं। किधर जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर तुम बाहर भी जाते हो, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक घर का आदमी किधर भी बाहर जाता है तो 2 साल के बाद आता है। अगर वो 20 साल उधर रहता है तो अपने फैमिली के साथ में वो खाली 2 साल रह रहा है जी। तो क्यों ऐसी जिंदगी जी। शकील भाई, अगर आप चाहते तो अब्बा आपके दुबई में थे, प्रॉपर्टी बिजनेस काफ़ी अच्छा मतलब चलता है और प्रॉपर्टी बिजनेस में 2 पैसा भी है। चाहते तो आपके अब्बा वहाँ से पैसा बेचते, आपको यहाँ पे बाइक दिला देते। उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, लेकिन बाद में वो चीज़ें बाकी लग्जरी देते। आज भी देखते हैं बहुत सारे हमारे गर्ल्स में भाई मेहनत करते हैं और यहाँ बच्चों को 12 SSC या 12 नहीं हुआ है, उससे पहले ही स्कूटर और बाइक और फिर पेट्रोल भी लगता है उसके लिए, वे एक्सीडेंट भी होते हैं हमारे छोटे बच्चों के। तो ये जो कहीं माँ बाप भी अपनी तरबियत में जो गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों को ही बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए। 100% आपके साथ अगर वही होता तो शकील भाई इतना बड़ा ये 5 स्टार टाइप का जो होटल आपने बनाया, ये इमारत कभी खड़ी नहीं होती आपका। और जो बिजनेस दुबई वगैरह में ये कभी नहीं होता। बचपन में SSC मतलब 16 साल की उम्र में
तो वो जो चढ़ती उम्र में जब आपको जो सही वक्त मिला और अल्लाह की उसमें मदद रहे और माँ बाप की दुआएं और खैर के काम रहे, आपने एक तरह की अपनी लाइन पकड़ ली। हम आपकी जो बातों से जो नतीजा यही अक्स कर रहे हैं कि बच्चों को सही ट्रैक पे करें और वक्त गुजारने नहीं, टाइम पास नहीं करें, नुक्कड़बाजी नहीं करें। देखो हमको तो बाइसिकल भी नहीं मिली, हाँ जी, हमको तो साइकिल भी नहीं मिली जी जी लोगों का नसीब है। मैं देखा इधर 4 व्हीलर चला रहे 16 साल में। जी जी हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को समझना मांगता है कि बच्चों को 18 साल के बाद ही आप हाथ में गाड़ी दे दो। जी तो उससे क्या होता है, बच्चे का फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हाथ में गाड़ी आने के बाद क्या करते हो, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जी बिल्कुल, फिर वो इधर उधर घूमना चालू हो जाते शुरू होता है, फिर यार दोस्त, बुरी संगत दोस्त सब मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो सर का मकसद तो ये बात समझ में आ गई। सर आप देखिए कि कम एज में ही इतनी तरक्की करना मतलब सही वक्त पे फैसले और रहनुमाई। सर आखिरी 2 सवाल अभी आपसे रहेंगे और सेकंड लास्ट मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी सेहत और जवानी का राज बताइए। मैं देख रहा हूँ आपको माशाल्लाह चेहरे पे इतनी फ्रेशनेस है और फिज़िकल फिटनेस भी आप में काफ़ी अच्छा है। तो कुछ हमारे हम मैं उनके लोगों लोगों को से खाली कहिए, यही चाहता हूँ कि लोग टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस ना लें। हाँ, स्ट्रेस ना लेना, जी एकदम अपने लाइफ में पीस ऑफ रहना, एक अपना टाइम टेबल बनाना, उस टाइम टेबल पे चलना, जी बिल्कुल, तो आपका फिटनेस बरोबर से रहेगा। हां आणि बोलतात ना जगाची पंचायत करत नको रे हो, कोकणीतला बोलतात ना. ना आपला कोकणीमध्ये काय आहे माहिती जी. आहे, 4 लोक बसल्यानंतर आपण दुसऱ्याचे पैसे जास्त मोजतो. सही आहे. तर जी, जी. ते मोजण्यापेक्षा तुम्ही तेवढं टायमिंग टाका आपल्या स्वतःच्या आपल्या पैसे. स्वतःच्या माझा, हां. आणि काम करू का काहीच शरम जी. नाही. तुम्ही मला आत्ता ह्या टायमाला सांगले की बाबा तिकडे जा, रस्त्यावर झाडू मार, मी मारू का तयार. जी 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 अगर मला पैसे मिळत आहेत तर मी मारणार. जी जी. कारण की मी शाळेत असतानाच मी रस्त्यावर बसत होतो आणि आंबे विकत होतो. क्या बात आहे. मी पॅन्ट पीस आणि शर्ट पीस बॅगेत टाकत होतो आणि हां. शाळेत विकत होतो. हां तेव्हा मुसाफिर खानाशी मला 85 रुपयाला एक पॅन्ट पीस हायसोपी जापानचा मिळत होता, हां. आणि मी 130 रुपयाला विकत होतो. अच्छा म्हणजे 45 रुपीज कमी, 50% जास्त प्रॉफिट. मी कमवत होतो आणि माशाल्लाह मी चुकट कमवतो त्याच्यामध्ये. माशाल्लाह. आणि मला वाटते मी तेव्हा 7वी 8वी अशी. जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आणि तिजारतचा म्हणजे शौक हा, तो करतो. तिजारतचा शौक पण आहे, आणि काम करू का शरम करू नको. शरण नको, बराबर. काम करू का शरम करू, तुम्ही जिंदगीत काम कमावू नाही शकत. यस यस बिल्कुल बिल्कुल. शकील भाई अभी आपसे आखिरी सवाल, और ये सवाल जो है ना, ये पूरा निचोड़ आपका इसका है लाइफ का, शकील भाई का फाइनेंशियली वेल साउंड होना या माली हालत का अच्छा होना, आर्थिक जो स्थिति को अच्छा होने का रीज़न जानने की तरफ मेरा ये है। शकील भाई अल्लाह ने आपको नवाजा, ऊपर वाले ने नवाजा है। जब भी आपने होटल बनाया, इसका हम सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोग्राफ कुछ क्लिप्स वगैरह देखे। साथ ही साथ 2024 का जो अभी इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, अचानक हम इंस्टाग्राम और पे देख रहे हैं शकील सावंत आज़ाद उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार, और फिर इंस्टाग्राम पे हम देख रहे थे रील्स आपके, शकील भाई हैंडबिल्स लेके खुद ही चलते चलते हुए भाग रहे, जा रहे लोगों को बांटने के लिए। बोले यही शकील सावंत है जिनका इतनी बड़ी होटल है, यही शकील सावंत साहब हैं जो दुबई में इनकी बिजनेस है। तो वो राज सर हम समझ नहीं पाए। देखो वो तो कुछ राज नहीं था, एक मुझे कुछ करना है, कोकन के लिए कुछ करना है जी। तो मैं सोचा कि अभी लोकसभा इलेक्शन है, चलो अपन खड़े रह गए। मुझे मालूम था इतना आसान नहीं, क्योंकि इतने बड़े पार्टीज है उनके, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर लोग समझ गए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ कोकन के लिए। जब भी मैं आता हूँ इधर वही रास्ते, आज मेरी उम्र 50 हो गई, 50 साल में वही रास्ते देख रहा हूँ मैं। बारिश, कोकन में इतना बारिश गिरता है, फिर पानी किधर जाता है समंदर के अंदर, कुछ डैम नहीं बना रहे, वही मार्च अप्रैल मई में पानी की टंचाई, हॉस्पिटल्स नहीं अच्छे, एजुकेशन नहीं है, आज तक विद्यापीठ नहीं बना सके रत्नागिरी में। तो मैं जब इलेक्शन में खड़ा रहा और मैंने जब भी प्रचार किया, मैं बांदा से लेके चिपलुन तक प्रचार किया, और मैं गांव-गांव गया। 1900 गांव थे, मैं इतना तो कवर नहीं कर सका, मैं कम से कम मेरे ख्याल से 200-250 गांव गया होगा। लेकिन मैंने देखा कि गरीबी क्या होती है, कि लोगों के पास
एजुकेशन है, 10th में एक लड़की के पास 80% है और वो माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास बस के भी पैसे नहीं है। 500 रुपया बस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है कि आगे एजुकेशन देने का। तो मैंने बहुत कुछ देखा और उसके पहले मैं इसके यही सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। लोग नहीं समझे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लोगों को लगा कि मैं किसी के लिए खड़ा रह रहा हूँ, कि मैं उनको जिताने के रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं था। नहीं सर, मैं खुद रहा हूँ, मेरे पैसे पे मैं खड़ा रहा और मैंने पैसे खर्चा भी नहीं किया। जो मुझे 6,395 जो वोट मिले वो बगैर पैसे के वोट है जी। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कैंडिडेट चूज करो जो आपका आने वाले बच्चे का फ्यूचर कर सकता है जी। तो जी। तो मैं सोचा कि नहीं, खड़ा रहने का और कुछ करना है अपने को, कोकन के लिए कुछ करना है। इसके लोग नहीं समझे, लोग समझे कि उल्टा कि मैं किसी का फायदा के लिए। और मेरी एक आदत है, मुझे शो ऑफ नहीं करना है जी, मुझे कुछ करना है। बच्चे लोग, तो मैं बोला चलो ओके, अपन जाएंगे खुद पार्लियामेंट में खड़े रहेंगे, कोकन के लिए फाइट करेंगे। तो मैं सोचा कि मैं जाके बात करूंगा, लेकिन लोग ने मेरा मजाक उड़ाया उसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हर इंसान की एक सोच होती है। तो जो भी था, जो भी रिजल्ट था, मेरे को एक्सेप्ट हो गया। तो मैं खाली लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सही कैंडिडेट चुनो जो आपका फ्यूचर अच्छा कर सकता है, आपका फ्यूचर एक सिक्योर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि लोगों को कि आप अगर 1 रुपया कमाते हैं तो आपका खर्चा अगर 8 आना है और 8 आना आपका बचता है तो आप लैंड में डालो, क्योंकि आगे चल के लैंड नहीं मिलने वाले। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड कम होते चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आप लैंड में इन्वेस्ट करो जी। ये फ्यूचर है जी। फ्यूचर एग्रीकल्चर वाले पैसा कमाने वाले हैं, फ्यूचर है जिसके पास लैंड होगा वही पैसा कमाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लैंड में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो लैंड में करो जी 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 जी। तो इस तरह के शकील साहब की जो बातें थी, बहुत सबक आमूज बातें थी, बड़ी सीधे सादी शख्सियत जिनसे आपने सुना। शकील भाई चाहते तो उनका जो कमाया हुआ पैसा शो ऑफ करते, महंगी गाड़ियाँ लेके घुमाने के लिए रहते। अब बैंक बैलेंस कम रहेगा, 50,000 समझ लो, और 10 लाख को कहीं बाहर हम दिखा रहे हैं। ऐसी जगह जो डेट इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी जगह शकील भाई ने कहा कि ज़मीनों में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जिसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा वहाँ कीजिए, और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को आप अपनी डेली लाइफ के लिए जो चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट्स है, कुछ खरीदनी होती है, मोबाइल है और भी कार हो, बाइक को खरीदने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से कीजिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो एसेट है ना, जो कैपिटल भी आपके पास है, उसमें ग्रोथ हो। तो ये थे शकील साहब, उनसे हमने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें, बातें सीखने और समझने का मौका मिले, और वो आप तक हमने पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। कहीं कुछ कमी रह गई हो तो दरगुजर करें। एक इंस्पिरेशन ये हमारा था उनके साथ बात करते हुए। ही इज़ वन ऑफ द जेल ऑफ कोकन, जो हम इन सभी जो कम्युनिटी के लोग आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। आप तरक्की करें, ऐसे आगे बढ़ें, और इनको देख के आप भी इंस्पायर हो। तो शकील साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इकलाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साउंड पैलेस होटल में आए। जी जी, ऐसे ही आते रहो, ऐसी दुआ में याद रखना। जरूर जरूर। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि एक दिन अपना कोकन एक अच्छा फॉरेन बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। ये हमारी दुआ है अल्लाह से। आमीन आमीन।